मैं अमरेश सर और इस ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपको अधिक से अधिक फ्रेंड्स को मिले। और इसी के क्रम में हम पढ़ रहे थे फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल्स में आज इसका नंबर है प्रोटीन। और यह जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और इसको पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आज का एक ऐतिहासिक दिन है, और उस दिन को याद करते हुए भी आप अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहिए, ताकि आपका बेसिक जो उद्देश्य होता है, सबसे बड़ी जो पूजा होती है आपके कर्म होते हैं, और कर्म ही आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं। ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है कि जो आपके अनुसार निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन आपके इस संदर्भ में यदि कहा जाए कि आपके भाग्य का निर्धारण कहाँ से होता है, आपके कर्मों से होता है। और वह आपका कर्म क्या है, और कर्मों का ऐसा नहीं है कि आप पूरे लाइफ तक कर्मों को करते रहिए, कर्मों का एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि आपके विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि आप अपने कर्मों को खींचिए। और आपके कर्म क्या हैं कि आपके कर्म बेसिक है कि आपने अपने अध्ययन कार्य को सही समय पर सही रूप से कीजिए। और उसी के क्रम में आइए आप मूलभूत चीज़ों के क्रम में मैं आप आगे बढ़ता हूँ समय नुकसान किए बिना। और इसी के क्रम में प्रोटीन होते हैं, और यह जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास में इनका योगदान होता है। और यह जो प्रोटीन होते हैं यह अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और यही प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि विकास में सहायक होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन इस कार्य को देखिएगा कि यही प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। इसके अलावा शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, टूटे हुए अंगों या अन्य ऑर्गन्स की रिपेयरिंग या मरम्मत में सहायक होती है। तो यह प्रोटीन के बेसिक कार्य होते हैं। और प्रोटीन यही अमीनो अम्ल के पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं, जो विभिन्न मिलने से बनते हैं। और इस प्रोटीन की खोज जो होती है 1838 में बर्जीलियस एवं मोल्डर ने किया था। और दूसरा जो होता है प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि प्रोटीन के अपघटन से, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस से कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो आपका आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। और यह प्रोटीन जो होती है जल में घुलनशील होती है। और इसके बाद से यह प्रोटीन जो होती है शरीर के भार का 12 से 15% भाग होता है। अब इसी के बाद से आता है एक शब्द होता है कि मैंने बताया कि यह शरीर की उपापचय क्रियाओं मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। तो उपापचय का अभिप्राय होता है कि शरीर में पाचन, शोषण और उत्सर्जन जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं सब उपापचय के अंतर्गत आती हैं। और इनको करने के लिए क्या होते हैं, फूड मटेरियल भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो इसी के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। यह तो प्रोटीन के बारे में हो गया। और इसी के बाद से अगले स्टेप पे होता है कि प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं और कितनी आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं जो भोजन के साथ हम ग्रहण करते हैं, जैसे दाल हुआ, दूध हुआ, मांस हुआ, अंडा हुआ, ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो इसी के बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, प्रोटीन के स्रोत। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं दूध, मांस, अंडा, मछली, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य व्यक्ति को 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस प्रोटीन की आवश्यकता अधिक जो फिजिकल वर्क करते हैं ऐसे व्यक्तियों को होती है। इसके अलावा यह प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि करते हुए बच्चों को होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
और इसके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है दुग्ध पिलाने वाली माताओं को होती है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि यह प्रोटीन के जो मुख्य सोर्सेज होते हैं शाकाहारी भोज्य पदार्थों में जो दाल होती है, दाल शरीर के प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं और दाल में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वह प्रोलैमिन प्रोटीन होती है। इसके क्रम में आपके बात से आता है कि अभी बताया था कि ये जो प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं और यही बहुलक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के मिलने से बनते हैं और इसी के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ अमीनो अम्लों को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं और कुछ को अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो अमीनो अम्ल के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल होता है इसेंशियल अमीनो एसिड होता है और इनकी संख्या 10 होती है। ध्यान दीजिएगा आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। और दूसरा जो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, बी जो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं और इनकी भी संख्या 10 होती है। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बन जाते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10 और अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10 और अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल की जो परिभाषा होती है कि ऐसे अमीनो अम्ल जिसका निर्माण शरीर की कोशिकाएं स्वयं कर लेती हैं उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और इसके क्रम में ध्यान दीजिएगा कि इसके संक्षेप में जो परिभाषा होती है कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर की कोशिकाएं या कोशिकाएं सेल्स अथवा अंग ऑर्गन्स कर लेते हैं अतः इनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। इसी के कारण इसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर की कोशिकाएं कर लेती हैं अतः इनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता होती है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं और इनकी संख्या 10 होती है। और इसी चीज को यहाँ पे आएगा कि अनावश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर की कोशिकाएं, इसी को एक्सप्लेन यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर की कोशिकाएं अथवा अंग नहीं कर लेती हैं उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि इस पे शरीर की कोशिकाएं स्वयं कर लेती हैं तो इनको भोजन के साथ लेना आवश्यक नहीं होता है।
तो यह दो चीजें होती हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आवश्यक का अभिप्राय होता है कि शरीर की कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं और इस अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर की कोशिकाएं कर लेती हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यह फॉर्मेट के रूप में एक एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कि वह कौन सा अमीनो अम्ल होता है जिनका निर्माण शरीर की कोशिकाएं कर लेती हैं। जब कर लेती हैं तो इनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका आंसर होगा अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 10 होती है। तो इसी के बाद से आता है प्रोटीन की विशेषताएं। इसी के बाद से आता है प्रोटीन की विशेषताएं और प्रोटीन के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रोटीन की सबसे पहली विशेषता होती है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। आपके जीएस के पैटर्न पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो इस पे एक आता है पॉइंट, प्रोटीन की विशेषताएं। प्रोटीन की विशेषताएं और विशेषताएं का अभिप्राय होता है कि यह प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो एसिड के बहुलक या पॉलीमर्स होते हैं। बहुलक या पॉलीमर्स होते हैं और इसी में पेप्टाइड बॉन्ड्स पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो और इसकी तीसरी विशेषता होती है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अब इसी के बाद से आता है प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत के क्रम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो इसके क्रम में मैंने बता दिया था जितने भी दूध, चावल, अंडा, मांस होते हैं प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और इसी के बाद से आता है कि प्रोटीन के पाए जाने के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके क्रम में हम आगे आप पढ़ेंगे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे चले आइए। नंबर होते हैं कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं। तो विभिन्न जंतुओं में, इसके बाद से पॉइंट्स आता है विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। इसी के बाद से आता है विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। चीज को हमेशा याद रखिए कि एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो इसी के बाद से हेडिंग आता है विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। जंतुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। चूंकि जीएस के पैटर्न पर इस चीज को हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। तो यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर जो 1 होता है वह केराटिन प्रोटीन होता है। नंबर 1 जो प्रोटीन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला जो प्रोटीन होता है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन होता है, और यह केराटिन प्रोटीन जो होते हैं सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाए जाते हैं। और इसके अभिप्राय, इसको ऐसे समझिएगा कि केराटिन जो प्रोटीन होती है सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल, सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन में पाए जाते हैं। तो बाह्य कंकाल का अभिप्राय होता है, किस चीज को ध्यान देखिएगा कि कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल होते हैं और इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और दूसरा जो होता है अंतः कंकाल होता है, अंतः कंकाल, इसे एंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों की चर्चा में बहुत संक्षेप में मैं बता दे रहा हूं कि बाह्य कंकाल किसे कहते हैं और अंतः कंकाल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि मनुष्य का शरीर होता है
और मनुष्य के शरीर की ऐसी स्ट्रक्चर होता है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, इसके भाग क्या होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा, यह मनुष्य के शरीर के भाग होते हैं। तो अंदर जो होते हैं यहाँ पे क्या होती है, एक विशेष प्रकार की बोन्स पाए जाते हैं जिसे बैकबोन कहते हैं, और इसी में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और इनकी संख्या रिब्स होती है 6 होती हैं। यहाँ पे 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसी के बाद से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, अंश मेखला पाई जाती है, जिसमें यहाँ पे सिर बैठा होता है। क्या होता है, यह अंश मेखला होती है, ऐसी इसकी संरचना होती है। यह अंश मेखला होती है, अंश मेखला, मेखला। इसे पेक्टोरल गार्डिल कहते हैं। और यहाँ पे तो जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे अंतःकंकाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे अंतःकंकाल कहते हैं। जो बाहर पाए जाते हैं वह बाह्य कंकाल होते हैं। तो बाहर क्या पाए जाते हैं, ऐसे हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो यह बाल क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। और मनुष्य के शरीर में 2 ही कंकाल्स होते हैं, एक बाल होते हैं और दूसरा नेल्स होते हैं। तो इसी के क्रम में आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि यह केराटिन प्रोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं, सभी बाह्य जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा कि मनुष्य के बाह्य कंकाल, मनुष्य के बाह्य कंकाल क्या होते हैं, बाह्य कंकाल, इसमें मनुष्य के बाल आ जाएंगे, बाल व नाखून आ जाएंगे, बाल व नाखून, ये मनुष्य के बाह्य कंकाल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन स्पष्ट कर लीजिए कि मनुष्य के बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बाह्य कंकाल किस कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, तो वह काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। और अन्य जंतुओं के बाह्य कंकाल, ध्यान दीजिएगा, अन्य जंतुओं के बाह्य कंकाल क्या होते हैं, अन्य जंतुओं के बाह्य कंकाल, जंतुओं के बाह्य कंकाल, जैसे सींग होता है, जैसे अन्य जंतुओं के बाह्य कंकाल होते हैं, सींग होता है, खुर होता है, नाखून होता है, बाल होता है। इसके अतिरिक्त एक सब पॉइंट्स आता है कि जितने भी कीट होते हैं, कीटों को अर्थ इंसेक्ट सभी कीटों को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। और यही जो सब होते हैं कीटों का सबसे बड़ा संघ होता है। और इनमें जो बाहर के कंकाल पाए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी जंतुओं में सबसे बड़ा संघ क्या होता है। तो सभी जंतुओं में जो सबसे बड़ा संघ होता है वह आर्थ्रोपोडा होता है। और इसमें सभी कीटों को सम्मिलित किया कि जैसे स्कॉर्पियन हुआ, बिच्छू हुआ, हाउस फ्लाई हुई, बटरफ्लाई हुई, स्पाइडर हुए, ये सब इसमें क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। और इसके बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं, इसी केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। और इसी के संदर्भ में यहाँ से दूसरा बाह्य जंतुओं का जो सबसे बड़ा संघ होता है वह क्या होता है, मोलस्का होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु संघ के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के रुधिर में प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है कापर, और इसी के कारण इसका ब्लड क्या होता है, नीला होता है। अब इसी के बाद से होता है दूसरा जो प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन। इसी के बाद से अब आता है दूसरे नंबर पर कोलेजन प्रोटीन। यह केराटिन प्रोटीन होता है और दूसरा जो होता है कोलेजन प्रोटीन। दूसरा जो प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन होती है, प्रोटीन। और यह जो कोलेजन प्रोटीन होती है तंतुओं संरचना होती है, इसके क्रम में पाए जाते हैं। जैसे आपके क्रम में कुछ कोलेजन प्रोटीन्स के एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूं, जैसे अस्थि और उपास्थि में पाई जाती है। तो एक पॉइंट्स होता है अस्थि और उपास्थि। तो यहाँ देखिएगा कि उपास्थि इसी को कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। तो उपास्थि और होती है अस्थि, इसको बोन कहते हैं। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन। अभी इसको बता रहा हूं उपास्थि और अस्थि क्या होती है, ओसिन। और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है।
तो उपास्थि और अस्थि यानी कार्टिलेज किसे कहते हैं और अस्थि किसे कहते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। हड्डियों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को, हड्डियों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और इसी पर जब कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट आयन जब एकत्रित हो जाते हैं तो यही हड्डियाँ क्या होती है, थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। क्या होती है, थोड़ी स्ट्रांग और मजबूत हो जाती हैं। तो इसी को अस्थि या बोन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही बोन होती है। तो उपास्थि की जो परिभाषा होती है कि हड्डियों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को उपास्थि कहते हैं, तथा यही हड्डियों पर जब कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट आयन एकत्रित हो जाते हैं तो यह हड्डियां कठोर हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं, इसी को उपास्थि कहते हैं। और इसी उपास्थि के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की कैविटी पाई जाती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। इससे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अस्थियां और उपास्थि होती है। इसी प्रकार से पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। यहाँ पे देखिएगा, पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन, पेशियों मसल्स में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन व मायोसिन प्रोटीन होती है। एक्टिन प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन व मायोसिन प्रोटीन होती है। प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है जो अस्थियों में पाई जाती हैं। और इसी के कारण क्या होती है, यहाँ पे आर्म में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी के कारण इसका मुख्य कार्य होता है, ये पेशियों को घर्षण बनाए रखने का कार्य करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करती है। इसी के बाद से आता है कि जो सरल प्रोटीन, रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन। इसके बाद से कोलेजन प्रोटीन का अगला एग्जाम्पल होता है रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन, रुधिर ब्लड में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो यह ब्लड में पाई जाती है। अब इसी के बाद से आता है सरल प्रोटीन, जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, भोज्य पदार्थों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के बाद से तीसरा पॉइंट आता है सरल प्रोटीन। तीसरा जो होता है सरल प्रोटीन। इसे सिंपल प्रोटीन कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। और यह सरल बहुत ही सिंपल प्रोटीन होती है। इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे अंडे के पीतक, यहाँ पे लिख रहे हैं टू द पॉइंट, अंडे के पीतक में पाई जाने वाली प्रोटीन, पीतक में पाई जाने वाली प्रोटीन बीटेलिन प्रोटीन होती है, बीटेलिन प्रोटीन होती है। ध्यान दीजिएगा, अंडे के पीतक में पाई जाने वाली प्रोटीन बीटेलिन प्रोटीन होती है। अंडे की सफेदी, दूसरा पॉइंट आता है कि अंडे की सफेदी में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो अंडा का अभिप्राय होता है कि बीटेलिन क्या होती है। और एक पॉइंट और आता है कि अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है अंडे में, जो तीनों के संदर्भ में पाई जाती है, अंडे में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होती है। यह तीनों क्वेश्चन में आपसे कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अंडा क्या होता है। अंडे का आकार ऐसे गोल होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडे का आकार ऐसे होता है और इसके बाहर जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर लगी होती है।
और इसी के बीच में जो पीले रंग का पाया जाता है, इसी के बीच में पीले रंग का पाया जाता है, इसी को पीतक या योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अंडे के पीतक में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है बीटेलिन प्रोटीन होती है। अंडे की सफेदी क्या होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण होता है। और लास्ट यदि क्वेश्चन पूछा जाए अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो आपका आंसर होगा क्या? ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। इस प्रकार से इन तीनों के बारे में अंतर आप समझ गए होंगे। और इसी के बाद से अगला पॉइंट होता है चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन ओरेजेनिन। चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओरेजेनिन प्रोटीन पाई जाती है। ओरेजेनिन प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के बाद से गेहूं में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है? गेहूं में गुलेटिन प्रोटीन पाई जाती है। गुलेटिनिन प्रोटीन पाई जाती है। ये सब सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल्स होते हैं। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलैमिन प्रोटीन। दाल में प्रोलैमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ऐसे टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से लार में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है म्यूसिन प्रोटीन होती है। लार में कौन सी प्रोटीन? सलाइवा में म्यूसिन प्रोटीन होती है। म्यूसिन प्रोटीन होती है। और इसी प्रकार से दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वह कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। केसिन प्रोटीन होती है। और इसी के बाद से न्यूक्लिक अम्लों में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। न्यूक्लिक अम्लों में, यहाँ से देखिएगा, न्यूक्लिक अम्लों में पाई जाने वाली प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों में, न्यूक्लिक अम्ल, और यह क्या होते हैं? डीएनए व आरएनए होते हैं, प्लस आरएनए होते हैं। और इसमें जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो अब यहाँ से देखिए कि न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं, किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, प्लस आरएनए के बने होते हैं। और इसी में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसी पूरे पॉइंट्स को गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के नाम से इसको जानते हैं। तो यह गुणसूत्र, सेल जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को बताएंगे कि गुणसूत्र किसके कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक्स एनिमल्स होते हैं उनके गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन के बने होते हैं। तो इस तरह से आपके टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडे में बीतक, सफेदी, एल्ब्यूमिन, और अंडे में पाई जाने ग्लोबिन प्रोटीन होती है। चावल जो खाते हैं ओरेजिनिन प्रोटीन होती है, गुलेटिन प्रोटीन होती है। ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब इसी के बाद से आता है अंतिम पॉइंट्स पे प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के जो मुख्य कार्य होते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन के जो मुख्य कार्य होते हैं, सबसे पहले यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। और यह प्रोटीन जो होते हैं वृद्धि करते हुए बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा इसका कार्य होता है कि जो स्पाइडर होते हैं, मकड़ी होती हैं, उसके लार में यह प्रोटीन पाई जाती है। उसके लार में म्यूसिन प्रोटीन्स पाई जाती है जो धागे का निर्माण या जाले का निर्माण करने का कार्य करती है। इसके अलावा यह जो प्रोटीन होती है शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में कार्य करती है, जैसे पाचन, शोषण और उत्सर्जन के लिए क्या होती है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि यह एक प्रकार का भोज्य पदार्थ होता है। इसके अलावा इस प्रोटीन से क्या होती है? बहुत से पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स का अभिप्राय होता है कि कीटनाशक बनाए, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं और इनको मारने के काम में किया जाता है। इसके अलावा बहुत से एंटी पॉइजनस बनाने का कार्य किया जाता है। और यही जो प्रोटीन जो होती है या शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ हमारे शरीर को एक तरह से ग्रोथ करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रोटीन के सारे कार्य होते हैं। और यह प्रोटीन जो होते हैं इसके क्रम में इनके कुछ टू द पॉइंट्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके मिलेंगे और आपके जीएस के पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से इस ज्ञान गोदावरी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से फ्रेंडों में इसको फैलाइए
ताकि आपके साथ साथ मेरी मेहनत भी सार्थक हो सके। और इसके क्रम में इसी प्रोटीन्स के बाद अगला जो भोज्य पदार्थ होता है, खनिज तत्व होते हैं, मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने वादा किया था कि इन भोज्य पदार्थों को एक सिस्टमेटिक क्रम से पढ़ाएंगे। मिनरल एलिमेंट्स के बाद से जल आएगा, और जल आने के बाद से जो अगली फिजियोलॉजी होगी पाचन के बाद से श्वसन पढ़ाएंगे। इस प्रकार से थैंक यू।